नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत तपन चौर्य फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 89th सेशन है। हम लोग योग सूत्र सीरीज में अध्याय 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम कैवल्यपाद है। अभी तक हमने जो पढ़ा, पहले सूत्र में हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा कि क्या पूरा अष्टांग योग समाप्त होता है तीसरे अध्याय में। तो क्या अष्टांग योग के बिना भी सिद्धि हो सकती है? तो पहले सूत्र ने यह बताया कि यस, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। फिर यह परिवर्तन कैसे होता है? तो दूसरे सूत्र ने बताया प्रकृतियों के परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रियों और चित्त की जाति में परिवर्तन होता है और वो सिद्धि की तरफ बढ़ता है। तो इन परिवर्तनों के लिए चित्त की शक्ति को कैसे जागृत करना होता है? तो सूत्र 3 ने बताया कि हमारा चित्त तो बना ही, हम तो बने ही मोक्ष प्राप्ति के लिए हैं। बस किसान की भांति रास्ते की मेड़ को हटा देना होता है। और सत और असत कार्य का प्रकृति के परिवर्तन को का कारण नहीं बनते। बस सत कार्य उस मेड़ को हटा देता है और असत कार्य उस मेड़ को बना देता है। अन्यथा हम तो नेचुरल फ्लो से अपनी उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। इस चित्त के मूल में क्या है? तो निर्माण हुए चित्त के मूल में अस्मिता होती है, जो अहंकार होता है। अलग अलग चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में क्या होता है? तो एक चित्त अनेक अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करने वाला एक ही चित्त होता है। एक चित्त फिर अलग अलग हमारी पर्सनालिटी के डायमेंशंस बनना चालू होते हैं। क्या सभी के चित्त ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। सूत्र 6 ने कहा जिसका ध्यान जनित चित्त होता है वो संस्कारों के रहित होता है। तो ऐसा योगी दूसरों से कैसे अलग है? जिसका ध्यान जनित चित्त होता है ऐसा योगी, सूत्र 7 ने कहा, इसके कर्म ना शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं। बाकी सबके ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, पर इसके न शुक्ल होते हैं ना कृष्ण कर्म होते हैं। तो इन 3 प्रकार के कर्मों से क्या होता है? शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित कर्मों से। सूत्र 8 ने बताया उसी अनुरूप वासनाएं, जैसे कर्म वैसी वासनाएं होती हैं। इन वासनाओं की उम्र कितनी होती है? कब तक रहती हैं वासनाएं जो प्रकट होती हैं? सूत्र 9 ने बताया जाति, देश, काल के व्यवधान रहने पर भी ये वासनाएं चलती रहती, इनमें अंतर नहीं होता, ये बनी रहती। तो ये वासनाएं कल्प के परे भी क्यों बनी रहती? इनके मूल में क्या है? सूत्र 10 ने बताया वासनाओं के मूल में हमारी हमेशा बने रहने की इच्छा है। हम मूलतः आत्मा के रूप में तो अनंत हैं ही, पर हम चाहते हैं शरीर के रूप में भी हम बने रहें, इसीलिए वासनाएं बनती रहती हैं। यदि ये अनादि हैं, हमेशा से हैं, तो इसके बचने का कोई समाधान है? तो सूत्र 11 ने बताया हेतु, फल, आश्रय और आलंबन में ये वासना इकट्ठी होती है। इन चारों को समाप्त कर दें तो वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। यदि सब कुछ वासनाओं का ही खेल है, एक अनादि खेल चल रहा है, तो मेरे नियंत्रण में भी कुछ बचा है कि कुछ भी मेरे नियंत्रण में नहीं है? तो सूत्र 12 ने बताया धर्मों में काल का भेद होता है, जो इस कारण धर्म अतीत हो गए हैं और जो अभी प्रकट नहीं हुए वे भी स्वरूप में अभी वर्तमान में विद्यमान रहते हैं। वर्तमान हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें अब वर्तमान पे ध्यान देना चाहिए और वर्तमान में ऐसे कर्म करने चाहिए जो वासनाओं को समाप्त करें। तो सूत्र 13 ने फिर कहा कि ये जो कर्म है जो हम वर्तमान में वासनाओं को समाप्त करने में के लिए करते हैं, हम सबकी अलग अलग वासनाएं हैं, ये कैसे बनती हैं वासनाएं? तो सूत्र 13 ने बताया ये समस्त जो वासनाएं हैं ये व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में एक्चुअली तीनों गुणों से बनती है। ये वासनाएं हमारे 3 गुणों की ही अभिव्यक्ति है। फिर इन्हीं की अगर ये पूरी अभिव्यक्ति है तो ये प्रकृति को मैं किस रूप से देखूं? तो सूत्र 14 ने बताया द एसेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द यूनिकनेस ऑफ म्यूटेशन। हम सब उन्हीं तीनों गुणों के म्यूटेशन से बने हैं। तो हम सब में एक बात कॉमन ये है, वही तीनों गुणों का खेल है। हम सब के इसलिए व्यक्तित्व और चरित्र अलग हैं और इन्हीं के म्यूटेशन से आज हम वो बने हैं जो आज हम हैं। अब इन म्यूटेशन से क्या होता है? अगर हम इतने अलग बने हैं
पर सबके पीछे वही म्यूटेशन का खेल है। तो ये इनके मूल में क्या है, कैसे ये म्यूटेशन का प्रभाव पड़ता है, तो आज हम वहां से आगे बात शुरू करेंगे। ये जो म्यूटेशन है इसका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे ऊपर। तो सूत्र 15 अध्याय 4, वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथाः। वस्तु के एक होने पर, वस्तु के एक होने पर भी चित्त भिन्न भिन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार की वासनाएं और अनुभूतियां होती हैं। वस्तु एक होती है पर चूंकि हम सबके चित्त अलग अलग हैं, सत रज तमगुण से जो FDMC बना था, हमारे फियर्स, डीप डिजायर्स हैं, मेमोरीज हैं, ये जो हम में परिवर्तन आया था FDMC, ये हम सब में, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं सबकी अलग अलग होगी। ये बनी SRT से है, सतरज तम से। तो इन FDMC के अलग होने से हम सबके अलग फियर्स हैं, अलग मेमोरीज हैं, अलग डीप डिजायर्स हैं। हम सबके बचपन की यादें अलग हैं, डिजायर सबकी अलग है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो इस सब के कारण वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भिन्न भिन्न होने से विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। द सेम ऑब्जेक्ट may be perceived differently by different minds. हम सबका दिमाग उसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से परसीव करता है। They are perceived in different ways because our minds are manifested differently. ये क्यों अलग हम देखते हैं? क्योंकि हम सबके माइंड अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे फियर्स, डीप डिजायर्स, मेमोरीज और कैरेक्टर किससे बना है? इट इज द फंक्शन ऑफ सतरज तम गुण। सतरज तम गुण से हमारे FDMC बनी। और हमारी जो FDMC है ये क्या बनाती है? हमारी अनुभूतियां, हमारे परसेप्शंस, दुनिया को देखने का हमारा तरीका। हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं? हाउ डू वी सी द वर्ल्ड? सुकरात को उसकी प्रेयसी ने एक पत्र लिखा जो सुकरात से शादी करना चाहती थी। इस कदर विद्वान सुकरात, उसको पता था कि सुकरात मैरिड है, पर स्टिल शी वांटेड टू मैरी। वो बड़ी खूबसूरत महिला थी ग्रीस की। उसने सुकरात को पत्र लिखा। क्या आप लोगों को वॉइस ब्रेक हो रहा है? अगर आप हमें ढंग से सुन सकते हैं तो थम अप कीजिए। इफ यू कैन लिसन मी वेल, थम अप इफ यू कैन लिसन मी वेल। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो उसने, जो ग्रीस की सबसे सुंदर महिला थी, उसने पत्र लिखा सुकरात को कि आप इतने बड़े दार्शनिक और इतने विद्वान हैं और मैं ग्रीस की सबसे सुंदर महिला हूं। क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों शादी कर लें, ताकि ग्रीस की अगली पुश्तें आपके जैसी बुद्धिमान और मेरी जैसी सुंदर होगी। हम कितना महान देश सेवा का कार्य करेंगे ये कर। उसने इस तरह से देखा सच्चाई को, सत्य को, वस्तु स्थिति को। सुकरात ने पत्र वापस लिखा कि देवी, मैं तुमसे विवाह न कर सकूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर आने वाली संतानें शक्ल पे मुझ पे चली गई, क्योंकि सुकरात बहुत सुंदर नहीं दिखते थे, और अकल पे तुम पे चली गई, वो महिला बहुत विद्वान नहीं थी, तो सबसे अच्छी तो छोड़ो, हम ग्रीस की सबसे खराब जनरेशन पैदा करने के जिम्मेदार होंगे। तो वस्तु स्थिति एक ही थी, पर दोनों के देखने का नजरिया अलग है। नजरिए अलग क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, हम सब में, वो कह रहे हैं चित्त भेदात, हम सबके चित्त अलग हैं, चित्त भेदात। इससे क्या हुआ? विभक्त पंथाहा, हमारे परसेप्शन अब विभक्त हो गए, अलग अलग परसेप्शन है। उसी चीज को देखने का नजरिया हम सबका बहुत अलग होता है। अब सब हर एक चीज को अलग ढंग से देखते हैं। कोई किसी को प्रेम पत्र लिखता है, हमने ये तक जाना। एक व्यक्ति ने अपनी प्रेयसी को प्रेम पत्र लिखा। उसकी प्रेयसी इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर थी। उसने वो प्रेम पत्र पढ़ के 50 स्पेलिंग मिस्टेक और 4 ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल के पकड़ा दी। एंड शी सेड इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। सो द पॉइंट इज, एक फूल है, कोई उसकी ब्यूटी देखता है और कोई उसके फ्रेग्रेंस को देखता है। विभक्त पंथा,
इसीलिए कोई अपनी नौकरी के लिए जान तक दे सकता है जो फौज में भर्ती हो गया। कोई कॉरपोरेट में ऐसा भी हो सकता है जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता। विभक्त पंथा, वस्तु साम्य, वस्तु एक है पर चित्त भेदा, चित्त सबके अलग हैं, इसलिए विभक्त पंथा, परसेप्शन सबके अलग हैं, वस्तु साम्य और वस्तु एक ही है। तो वस्तु पर निर्भर नहीं करती चीज। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, वी डोंट सी थिंग्स एज इट इज, वी सी थिंग्स एज वी आर, एंड व्हाट वी आर चित्त भेदात। जो हमारे चित्त हैं वो हम हैं, हमारी अस्मिता अलग है। हिंदू होके मैं अलग तरह से दुनिया को देखूंगा, मुसलमान होके मैं उसी घटना को अलग तरह से देखूंगा, ईसाई होके मैं उसी घटना को अलग तरह से देखूंगा। एक ही चीज को देखने के नजरिए हम सबके बहुत अलग होते हैं। अस्मिता हमारी क्या है? राग, जो मुझे पसंद है उसकी गलतियां मैं नजरअंदाज कर दूंगा। घर में बहू की छोटी छोटी बातों पे कितनी चर्चाएं होती हैं, और अगर बेटी गलती कर दे तो ज्यादा चर्चाएं नहीं होती। क्यों? राग का अंतर है। किसी के प्रति जब अनुराग होता है तो आप उसकी गलतियां माफ कर देते हैं। जब हम उसके टच में होते हैं, उस व्यक्ति के, उसे प्रेम करते हैं, तो देखिए उसकी कितनी गलतियां माफ करते हैं। और जब हम उसे नापसंद करने लगते हैं तो वो सारी चीजें स्मृति में आती हैं जो उसने गलत किया था। स्वतः ये होता है। जब द्वेष होता है तो कमियां सामने भी आती हैं, जब राग होता है तो उसकी अच्छाइयां सामने आती हैं, अभिनिवेश। तो ये सब चीजें हम हैं, और ये हमारे चित्त भेदात है। हम सबका अलग अलग राग द्वेष है, और इसी कारण सीइंग थिंग्स एज वी आर, विभक्त पंथा, हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं, ना कि वैसी जैसी चीजें होती हैं। हमारे जीवन के अनुभव, अभी वुमन, नेशनल वुमन कमीशन है, दिल्ली की जो वुमन कमीशन है उसकी अध्यक्षा है स्वाति महिवाल जी। बहुत कार्य करती है महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि उनके पिता के द्वारा उनका यौन शोषण किया गया जब वो छोटी थी। शायद हम एक विचार कर सकते हैं इस विषय में, क्योंकि वो एक मुश्किल दौर से गुजरी हैं, तो शायद संभवतः उन्होंने महिलाओं के प्रति क्या क्या अपराध हो सकते हैं उसके प्रति वो दूसरों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हो गई, और इसीलिए वो बड़े सक्रिय होकर महिलाओं के विषय उठाती हैं। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ अनुभव हैं, हर चीज। इसी को हम कलरिंग कहते हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी, SRT रंग है। इन्हीं 3 रंग से हमारा व्यक्तित्व चितरा गया है, चितेरा गया है। तो ये रंग है हमारे व्यक्तित्व के। अलग अलग तरह के हमारे व्यक्तित्व में कलरिंग होती है। जैसे एटीट्यूड हम सबके अलग है, जैसा हमने कहा चित्त भेदात, सबके चित्त अलग हो गए, एटीट्यूड अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ खड़ा करें, आप में से कितने लोग अंतर्मुखी हैं? हाथ खड़ा करें। अंतर्मुखी कितने लोग हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जो बहिर्मुखी हैं। ठीक, लोगों से जाके बात करना पसंद करते हैं। अब मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ठीक, अब मान लीजिए एक नए कॉलेज में दाखिला लेते हैं, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी है। जो तो अंतर्मुखी है वो चाहेगा क्लास छोटी हो, ज्यादा भीड़ ना हो, और जो बहिर्मुखी है वो चाहेगा अच्छी 50-60 बच्चे तो बैठे होने चाहिए। अंतर्मुखी चाहेगा कि कम लोग हो, टीचर का टेंशन मिले। बहिर्मुखी चाहेगा बहुत सारे लोग हो, बात करने का मौका मिलेगा। अब क्लास में जैसे ही पहुंचे और क्लास में 70 स्टूडेंट थे, तो घटना एक ही है, पर जो बहिर्मुखी है he'll feel वाओ, मजा आ गया, दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्लास। एंड जो अंतर्मुखी है उसको लगेगा यार इट्स टू मच ऑफ अ क्राउड। घटना एक है, एटीट्यूड अलग है दोनों के, चित्त भेदात। तो उसी घटना को देखने के नजरिए दोनों के बिल्कुल अलग अलग है। मोटिव्स, फिर हमारे मोटिव्स भी अलग, वो भी चित्त भेदात, वो भी हमारे चित्त मोटिव्स भी प्रभावित करते हैं। ठीक, कोई फॉर एग्जाम्पल एक बॉस है जो इनसिक्योर्ड है। हाथ खड़ा करें अगर आप इससे कनेक्ट कर पाते होंगे। जो बॉस खुद इनसिक्योर्ड होता है, अगर सबॉर्डिनेट बहुत एजाइल हो, बहुत मेहनत करे, तो कई बार वो बॉस इनसिक्योर्ड फील करने लगता है। उसको लगता है कहीं ये मेरा पद ना ले ले। तो अयोग्य बॉस योग्य सबॉर्डिनेट के कारण तुरंत असुरक्षित फील करने लगता है। तो ये भी कई बार होता है। आप में से किसी ने इस बात को महसूस किया है? तो क्या होता है, उसके जो मोटिव्स हैं, उसकी जो अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं, उसके जो मोटिव्स हैं, उसकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं,
उसके कारण क्या होता है, अगर उसके पास ऐसा सबऑर्डिनेट आ जाए जो बहुत योग्य हो तो खतरे में फील करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है, हमने कई बार प्रशासन में भी देखा, हर जगह होते हैं, प्राइवेट में, प्रशासन में, सबऑर्डिनेट का बड़ा नाम पेपर में छप रहा है, तो कई बार बॉस पेपर पढ़ के देखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, यार मुझसे ज्यादा तो नाम इसका छपता है, ठीक, तो कोशिश करेगा इसके नकेल डाला जाए जरा, इतना नाम कैसे छप रहा है, ठीक। सो कई बार आपके मोटिव्स भी उसी यथार्थ को अलग तरह से देखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, जबकि वो अच्छा काम कर रहा है पर आप उसको अलग तरह से देख रहे हैं क्योंकि आप असुरक्षित हैं। फिर आपके इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो भी प्रभावित करता है। एक नोज सर्जन से आप मिलेंगे तो आपके चेहरे पे वो सबसे पहले नाक देखेगा कि आपकी नाक कैसी है, क्योंकि उसने उसमें पढ़ाई की है। आपने जिस विषय में पढ़ाई की होती है आप उस विषय को ही देखते हैं हर तरफ। अभी हम नागपुर आ रहे थे, फ्लाइट में जो हमारे पास बैठे थे, बातचीत के दौरान उन्होंने बोला कि हमने बात हुई कि भैया हम G20 की समिट के लिए आ रहे हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता है संस्कृति के प्रसार के लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या है? तो हमने कहा कि हाँ, सबसे बड़ा माध्यम है कि ग्रंथों को पढ़ा जाए, हम अपने ग्रंथों से जुड़े। तो उन्होंने एक नया डायमेंशन बताया, उन्होंने बोला नहीं, एक सबसे बड़ा माध्यम होता है कि हमारा जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है घर में वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम क्यों इटालियन मार्बल लगाते हैं, हमें भारतीय चीजों को उपयोग करना चाहिए। बाद में पता पड़ा शी वॉज एन इंटीरियर डेकोरेटर। तो जैसी आपका इंटरेस्ट होता है वहीं आपको समाधान भी दिखते हैं दुनिया के। यहां कुछ सही गलत नहीं होता, इट्स जस्ट हाउ यू सी, चित्त भेदात। आपकी जैसी एक्सपेक्टेशंस होती है, कई बार हमारी कुछ ओपिनियन बनी होती है लोगों को लेकर, और वो ओपिनियन को थोड़ा बहुत भी उस दिशा में होता है तो हमें लगता है हाँ ये सच बात है, सारे लोग ऐसे ही होते हैं। हम पुलिस को बहुत पढ़ाते हैं, इतने सज्जन, हमें इतने सारे पुलिस वाले मिलते हैं जो इतने सज्जन, इतने सहृदय हैं, पर कुछ लोगों के कारण पुलिस विभाग का नाम खराब होता है और जनता एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेती है। अब रात को आप सड़क पे जा रहे हैं और एक ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ देके आपको रोक रहा है, तो 10 में से 8 लोगों के सिर पे शिकन आ जाएगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ये भी तो हो सकता है वो आपको कुछ अच्छी बात बताने जा रहा हो, बट देन एक ओपिनियन होती है। सो द पॉइंट हियर इज एक्सपेक्टेशंस भी, चित्त भेदात, उसी चीज को देखने के तरीके बदल जाते हैं। हम सबकी मेमोरीज अलग अलग हैं, पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं, इसीलिए हम में से कोई जरा सी बात पे रिएक्ट कर जाता है और दूसरा उस बात पे रिएक्ट नहीं करता। हमें याद आता है एक महिला थी कनाडा में, मैनेजिंग डायरेक्टर मीटिंग ले रहे थे, और जब मैनेजिंग डायरेक्टर मीटिंग ले रहे थे तो मैनेजिंग डायरेक्टर और ये डायरेक्टर थी और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उस मीटिंग में। अचानक एमडी ने उनको देख के कहा श्श, क्योंकि ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तो एमडी ने ऐसे इशारा किया। अचानक वो महिला खड़ी हुई, उन्होंने जोर से टेबल ठोकी और उन्होंने एमडी की आंखों में आंखें डाल के कहा, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, और कह के शी वॉकड आउट। बाहर जाने के बाद शी हरसेल्फ वाज पजल्ड कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया एमडी के साथ। जब उसको रिग्रेशन में ले जाया गया, उसके व्यक्तित्व को अंदर उसकी परतें खोली गई, तो जानकारी ये मिली, जब उससे पूछा जाना शुरू किया गया, बिल्कुल हम सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, वो खुद पजल थी कि उसने इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों किया एमडी से। इतनी सी तो बात थी, बाकी डायरेक्टर्स भी तो थे, करके ऐसा किया, तो वो इतने नाराज हो गई। जब वो डीप ट्रांस में थी, जब वो अपने बचपन को फिर से रिविजिट कर रही थी, तो अचानक उसने कहा, जब उससे पूछा गया कि अभी आप क्या क्या महसूस कर रही हो, अचानक उसने कहा, आई लव माई फादर। जब उससे फिर पूछा कि यस यू लव योर फादर, और क्या, शी सेड माई फादर इज अ वेरी गुड पर्सन। यस योर फादर इज अ गुड पर्सन, और क्या, दोनों तरफ से उसके आंसू बहने लगे। एंड वो 15 मिनट तक रिपीट करती रही, आई लव माई फादर इज अ वेरी गुड पर्सन। जब उससे पूछा गया आपके पिताजी क्या अच्छा व्यक्ति होने से इस बात का क्या कनेक्शन है, अचानक उसने कहा,
मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं, "श्श, किसी को बताना मत।" क्या नहीं बताना है किसी को? जब उससे पूछा तो उसकी आंखों में से फिर आंसू बहने लगे और उसने कहा, माय फादर इज अ वेरी गुड पर्सन, आई लव माय फादर। जब फिर से पूछा, क्या नहीं बताना है किसी को, तब यह जानकारी सामने आई कि उसके पिताजी ने उसको मॉलेस्ट किया था। शी वॉज मॉलेस्टेड, एंड मॉलेस्टेशन के बाद फादर सेड, किसी को बताना नहीं। उसके व्यक्तित्व पे ये इतनी गहरी छाप थी, ऐसा गहरा दर्द था। इट वॉज सच ए डीप वुंड ऑन हर पर्सनैलिटी कि उसको खुद को नहीं पता कि उसे इस बात पे इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ गया। पास्ट मेमोरीज, कई बार फॉरगॉटन मेमोरीज, वो तो भूल भी चुकी थी इस घटना को, पर उसके बॉडी के सेल्स नहीं भूले थे, एंड इसलिए शी रिएक्टेड। कई बार वी डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली, यही पास्ट मेमोरीज। इसीलिए हम वस्तु को, उस स्थिति को बहुत अलग ढंग से देखते हैं। फ्यूचर फियर्स, भविष्य के फियर होते हैं। जिसने देखा है कि बचपन में मेरे पिताजी ने मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो हमेशा घबराया हुआ रहता है कि भाई मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया, मेरे बच्चों को ज्यादा अच्छा करना चाहिए। इसीलिए फिर वो बच्चों पर ज्यादा जोर करता है, ज्यादा बच्चों को पुश करने की कोशिश करता है, और कई बार पिता पुत्र में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। यही हिटलर के जीवन की कहानी थी। पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे हिटलर के कि उस प्यारे से बच्चे का पूरा जीवन बदल गया और दुनिया को ऐसा तानाशाह मिला। यही सद्दाम हुसैन की कहानी थी। कई बार फ्यूचर फियर्स, माता पिता मुक्तिदाता बनना चाहते हैं, टू मच प्रेशर करते हैं, और बच्चों में फिर उसके कारण क्रोध पैदा होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके बनाती हैं हमें जो आज हम हैं, क्योंकि हम सबके जीवन की यात्राएं बिल्कुल अलग रही हैं। चलिए चैट बॉक्स में जरा लिखिए तो ये क्या है, बताइए जरा, लिखिए चैट बॉक्स में। आपको अपनी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या है? क्या लगता है? टेबल पे एक ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है, नाइस। और कुछ? टॉप व्यू ऑफ अ पर्सन लेंगे, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसका टॉप व्यू है। एक आदमी बैठा हुआ है, अ मैन सिटिंग ऑन चेयर। कोई पुशअप लगा रहा। ओके, नाइस आदित्य, गो अहेड। और बताइए, कोई पुशअप लगा रहा है, ये हो सकता है। और बैग हैंडल है, अच्छा ये बैग का हैंडल है, नाइस। और क्या है ये? ये हम नहीं बनाया एक्चुअली, हम कहीं मून मून राइज हो रहा है। हम एक गार्डन में घूमने गए थे, ठीक। तो उस गार्डन में एक व्यक्ति थे जिनके सिर पे बाल नहीं थे। वो एक उस पे बैठे थे बेंच पे। तो जब हम पीछे से देख रहे थे तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा था, ये बेंच थी और उसके पीछे से उनका सिर दिख रहा था। हमने बनाया वो है। और देखिए आप लोगों ने क्या समझा है इसको। कारण क्या है? हम सबके व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वी हैव वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। जैसा हमने पिछली बार जौहरी विंडो में आपको बताया था, हमारे व्यक्तित्व के कई रूम हैं। एक कमरा है जिसको, कमरा नंबर 4 देखिए, इसे कोई नहीं देख सकता, डार्क रूम है। ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। कमरा नंबर, सॉरी, कमरा नंबर 3 देखिए, इसे कोई नहीं देख सकता। देख पा रहे हैं आप? कमरा नंबर 4 देखिए, मैं तो देख सकता हूं पर दूसरे नहीं देख सकते। व्यक्तित्व में ऐसे कमरे भी हैं। कितनी सारी चीजें हमने छुपा रखी, हम किसी को नहीं पता। नेवर शेयर विद एनीबॉडी, क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं वो हम मिसयूज करेगा। कमरा नंबर 2 देखिए, दूसरे देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। मेरे बारे में ही, कि मैं एरोगेंट हूं, मैं डल हूं, वॉट एवर। अक्सर जो हमारे क्रिटिसिज्म्स होते हैं हम खुद नहीं देख पाते, दूसरे देख सकते हैं हमसे मिलके।
और कमरा नंबर 1 है, वो ड्राइंग रूम है, सब देख सकते हैं। तो ये इस तरह का हमारा घर, हमारा व्यक्तित्व है, जहां हम सब लोग, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, और हमारे देखने में भी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हमने देखा, वी आर लिमिटेड इन हाउ डू वी सी। ये लिमिटेड, बहुत लिमिटेशन हमने आपको बताया, चित्त भेदात, अलग अलग कारणों से हमारे चित्त में ये लिमिटेशन आती है। ये जो 9 डॉट्स है, जल्दी से अपनी नोटबुक में बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। ये देखिए हमने जैसे बनाया, इसको अपनी नोटबुक में बनाइए। ठीक, अब आपको ये करना है कि बिना पेन उठाए 4 लाइन से 9 डॉट को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, बिना पेन उठाए 4 लाइन से इन 9 डॉट्स को कनेक्ट करिए, बिना पेन उठाए। और हमें दिखाइए स्क्रीन पे, अगर आप कर चुके हो तो। क्विक, एनीबडी, बिना पेन उठाए इन पूरे पूरे 9 डॉट्स को कनेक्ट होना चाहिए, और 4 लाइन से ज्यादा लाइन नहीं यूज होना चाहिए। मेक इट फास्ट। जल्दी कीजिए। नहीं प्लीज, हमारा ये, इसको हैक मत कीजिए। ये मिटा दीजिए जिन्होंने बनाया है। यहां हम बनाएंगे, ओके। आप अपनी नोटबुक में बना के इधर दिखाइए। अच्छा, आई डेंट नो, मतलब ये मल्टीटास्किंग हो सकती है, कोई दूसरा भी इस पे बना सकता है, दैट आई डेंट नो। दिस इज इंटरेस्टिंग। परफेक्ट, कुड यू मेक इट? एनीबडी वुड लाइक टू शो ऑन द स्क्रीन? ओके, नहीं बन पा रहा है, तो चलिए लेट मी शो यू। ये सच है, ये ऐसे बनाएंगे तो मुश्किल होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इमेजिन करना पड़ेगा, कुछ डॉट्स ऐसे इमेजिन कीजिए, है नहीं? ठीक है, तो लाइन थोड़ी बाहर से शुरू कीजिए। ये एक लाइन हुई, फिर दूसरी लाइन भी बाहर लेके जाइए, ये 2 लाइन हुई। फिर तीसरी लाइन फिर लेके जाइए बाहर, ये 3 लाइन हुई। ये चौथी लाइन हो गई, हो गई। बिना पेन उठाए 4 लाइन में हो गया। 1 2 3 4, हो गया। हम क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि हम इनके बाहर नहीं सोच रहे थे, हम यहीं से कोशिश कर रहे थे कि कैसे बना दें इसको। हमने कहां कहा था कि आप बाहर नहीं सोच सकते, तो फिर बाहर सोचा क्यों नहीं हमने? हमने यहां से क्यों नहीं शुरू किया? हमने ये थोड़ी कहा था कि आप बाहर नहीं सोच सकते। यस, तो ये जो लिमिट हमने बनाई है, ये लिमिट, ये किसने बनाई? हमने बनाई। इस लिमिट को जानते हैं क्या कहते हैं? कई बार इसी लिमिट को कल्चर कहते हैं। कई, यही तो लिमिटेशन है, यही लिमिटेड आइडेंटिटी है, हमें खुल के सोचने नहीं देती वो। बिल्कुल ठीक है तुषार, परफेक्ट। ये लिमिटेड आइडेंटिटी है, हमें खुल के सोचने नहीं देती। सो ये सब चीजें मिलके चित्त को एक दूसरे से अलग कर देती है। इसीलिए लिमिटेड आइडेंटिटी हमारे व्यक्तित्व को भी लिमिट कर देती है, हम खुल के नहीं सोच पाते। भारत में कई राज्यों में लड़कियों को बचपन में खुल के नहीं सोचने दिया जाता, वो लिमिटेड ही सोचने उन्हें परमिटेड होता है। इतनी टैलेंटेड लड़कियां जो इस पूरी दुनिया को चला सकती हैं, उनके प्रतिभा को उपयोग नहीं लिया जाता। रीजन इज दिस। सो हाउ डू वी सी मेक्स द डिफरेंस, एज आई टोल्ड। ये बताइए क्या दिख रहा है आपको? एनीबडी, लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू सी। और ये जिन्होंने बनाया है, अगर आप इसको मिटा सके, हमें तो, हम नहीं मिटा पाएंगे इसको, क्योंकि आपने ही बनाया है। जिस भी सज्जन ने ये एस बनाया है, अगर ये मिटा दे तो थोड़ा सा हमें मदद हो जाएगी। हाँ जी, तो क्या दिख रहा है आपको? ओके, गो हेड, गो हेड। बहुत अच्छा, जल्दी लिखिए फटाफट। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जिन्होंने भी हटाया, शुक्रिया, बहुत अच्छा। कोई कह रहा है लिफ्ट है, कोई कह रहा है जिगजैग है, कोई कह रहा है पजल ब्लॉक्स हैं, कोई कह रहा है लाइफ है। चलिए जरा इसको देखें। अब बताइए क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है?
व्हाट कैन यू सी? परफेक्ट। अब आपको लिफ्ट साफ साफ दिख रहा है, पर इसको अब हम हटा देते। चीज वही है, जरा सा हमारा बैकग्राउंड बदलता है तो देखने का नजरिया बदल जाता है। चित्त भेदात। आपको हमने एक बैकग्राउंड दे दिया, अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं। अब एक राजस्थान के बैकग्राउंड से है तो राजस्थानी पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखता है। दूसरा महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखता है। तो अब बैकग्राउंड बदलते ही पिक्चर बदल जाती है। तो महर्षि पतंजलि क्या कहना चाह रहे हैं? महर्षि पतंजलि यहां ये कहना चाह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त भेदात। हमारे चित्त में तीनों गुणों के कारण भेद हो जाता है, और जैसे ही चित्त में भेद होता है तो उस चित्त के भेद के कारण हमारे देखने का तरीका बदलता है। और चूंकि हमारे देखने का तरीका बदल जाता है और उसी कारण हम लोग एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से देखते हैं, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। सूत्र 15 में अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र 16, इसको और गहराई में हो जाते हैं। नच एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। इसके सिवाय दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। दृश्य वस्तु किसी भी एक चित्त के अधीन नहीं है, अन्यथा चित्त के अभाव में उस वस्तु का क्या होगा? What he is saying is, this is a beautiful verse. इसके सिवाय दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, अन्यथा चित्त के अभाव में उस वस्तु का क्या होगा? सूत्र 16 कह रहा है। सूत्र 15 ने कहा कि सब्जेक्ट, ये ग्लास को आप कैसे देखते हैं, ये आपके जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। ठीक, आप ग्लास को क्या समझेंगे ये तो आपके अनुभव पर निर्भर करता है, पर आप क्या समझ रहे हैं उसका ग्लास पे कोई असर नहीं होने वाला भाई। उसका सारा असर किस पे होगा? आप पर स्वयं पे होगा, क्योंकि आप ऐसे देख रहे हैं। हाउ डू यू सी मेक्स ऑल द डिफरेंस टू यू, नॉट एनीबडी एल्स। हम कैसे देखते हैं इसका सारा असर हम पे ही पड़ता है। दृश्य वस्तु हमारे चित्त के अधीन नहीं है। अगर चित्त के अधीन होती तो हमारा चित्त जब उसे नहीं देख रहा होता उस वस्तु का क्या होता? आपने सुना होगा, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ये सही है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, पर ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आप देखें ना देखें, माउंट एवरेस्ट रहेगा वहां, वो आपको सुंदर लगता है या कुरूप लगता है, ये निर्भर करता है आपके जीवन के अनुभव क्या है। फौज के किसी व्यक्ति से पूछिए जो कश्मीर में पोस्टेड है, और ऐसे हाथ में ऐसे जोड़ के पूछिए, अच्छा सच में आपकी पोस्टिंग डल लेक में है, आप यू आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। उसको पूछो कितना तनाव में ड्यूटी करता है डल लेक पे, लाल चौक पे। तो लाल चौक है, आप उसे कैसे देखते हैं इससे लाल चौक पे असर नहीं पड़ेगा, इससे आपके बीपी पे जरूर असर पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन माइंड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, इट एग्जिस्ट्स। आप यू मे परसीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू परसीव, but the nature of flower doesn't depend on your perception. It will carry its characteristics independent of your perception. आप कुछ भी सोचें, उसका सारा असर पड़ता है आप पर। हमने पहले भी आपको कहा था, एक विद्यार्थी ने टीचर ने कहा कि सब कुछ देखने पर निर्भर करता है। हाउ डू यू सी इट, आप कैसे देखते हैं? तो विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी आपने बताया कि आप कैसे देखते हैं सब इस पर निर्भर करता है, तो आप पढ़ाने आए हैं, आप बताइए हम आपको कैसे देखें। तो टीचर ने कहा, यदि तुम मुझे गुरु के रूप में देखते हो तो तुम विद्यार्थी हो जाते हो, यदि तुम मुझे दोस्त के रूप में देखते हो तो तुम भी दोस्त हो जाते हो, तुम मुझे पिता के रूप में देखते हो तो तुम पुत्र हो जाते हो, तुम मुझे
गुरु के रूप में देखते हो तो तुम शिष्य हो जाते हो, तुम मुझे भगवान के रूप में देखते हो तो तुम भक्त हो जाते हो, तो तुम मुझे किस रूप में देखते हो इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, इसका सारा असर तुम पे पड़ता है। So how do we see things makes no difference to the things. It makes all the difference to us. हमारे इष्ट में जो हमारा विश्वास, हनुमान जी जो भी आपके इष्ट हो, इससे उन पे कोई असर नहीं पड़ता, इसका सारा असर हम पे खुद पे पड़ता है। तो मैं अपने जीवन को कैसे देखता हूं, इससे जीवन की घटनाओं पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसका सारा असर पड़ेगा उन घटनाओं का आप पे प्रभाव क्या पड़ेगा। आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं इससे आपका प्रारब्ध नहीं बदलेगा, पर उस प्रारब्ध को फेस करने की आपकी क्षमताएं बदल जाएंगी। आप अपनी नौकरी को कैसे देखते हैं इससे आपकी नौकरी पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके रोजमर्रा के इंस्पिरेशन पे फर्क पड़ेगा। आप अपनी स्पाउस को कैसे देखते हैं इससे उस व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका डेली सेटिस्फैक्शन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं इससे इस दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसका सारा असर आपके हार्मोन्स पे पड़ेगा। अगर आपको लगता है दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसका दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, रोजमर्रा में हमारे हार्मोन्स पे असर पड़ेगा। आप अपनी असफलता को किस रूप में देखते हैं, इसका भी आपकी असफलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा आपके मोटिवेशनल लेवल पे, एंथुजियाज्म पे। आप अपने बॉस को कैसे देखते हैं, इससे आपके बॉस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर सारा असर पड़ेगा हमारे ऊपर। तो सूत्र 16 ने यह बताया, वस्तु पर क्रिब करना बंद करें। आप कुछ भी सोचते रहें, सिचुएशन, वस्तु, देश, दुनिया, स्टॉप क्रिबिंग। ईदर यू कंट्रीब्यूट और एक्सेप्ट, बात खत्म। अगर आप कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट कीजिए, नहीं तो फिर स्वीकार कीजिए। क्या करेंगे आप? फाइन, क्रांति कीजिए, लड़िए जो चीज सही नहीं है उसके लिए, दैट इज परफेक्टली फाइन। पर केवल आप बैठ के सोचते रहेंगे, इट विल मेक नो डिफरेंस। हाँ, आप जरूर परेशान रहेंगे जिंदगी भर कि देखो देश की क्या हालत हो रही है। आप कीजिए ना कुछ फिर उसके लिए, और कुछ नहीं तो कुछ आर्टिकल्स लिखिए, 2 लोगों को पढ़ाइए, कुछ सही दिशा में बढ़ना शुरू कीजिए। सूत्र 16 इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि यह सच है कि वस्तु कैसी दिखती है ये सब मेरे चित्त पर निर्भर करता है, पर वस्तु मेरे चित्त पर निर्भर नहीं करती, घटनाएं मेरे चित्त पर निर्भर नहीं करती। अब सूत्र 17 इसी को आगे जोड़ता है। फिर मैं चीजों को, किन चीजों को मैं देखता हूं, तो सूत्र 17 और गहराई में उतरता है। सूत्र 17 कहता है, तत् उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। विषय का चित्त पढ़ पर प्रतिबिंब पढ़ने से वस्तु का ज्ञान होता है। हम कब किसी वस्तु को देखते हैं, तो बता रहे हैं विषय का चित्त पर प्रतिबिंब पढ़ने पर वस्तु का ज्ञान होता है। प्रतिबिंब मतलब उपराग मतलब प्रतिबिंब ना होने पर ज्ञान भी नहीं होता। हमें उसी चीज का ज्ञान होता है जिसका प्रतिबिंब हमारे चित्त पे पड़ता है। दिन भर में इतनी सारी चीजें हमारे आसपास होती रहती है, पर क्या हमें हर चीज का ज्ञान होता है? सोचिए आप, क्या हर चीज आप रजिस्टर करते हैं? हम हर चीज रजिस्टर नहीं करते, रादर हम सारी ही चीज, लगभग सारी चीज को डिलीट कर देते हैं, डिलीशन। हमारे सेंसेस जो हैं, पांचों इंद्रियां जो हैं, आंखें, मुंह, नाक, कान और हाथ, ये हाथ मतलब सॉरी त्वचा, ये हर सेकंड 1.1 करोड़ बिट्स इंफॉर्मेशन लाते हैं हमारे पास।
प्रति क्षण। आप कल्पना कर सकते हैं? इस कदर जानकारी हमारे सेंसेस हमें दे रहे हैं आज 21वीं सदी में। 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, इतनी जानकारियां आ रही हैं। अब ये बताइए, क्या ये सारी जानकारी आप रजिस्टर कर पा रहे हैं? आप करते हैं? रिसर्च ये बताती है, मिहाय चेकमिहाय एक विद्वान हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी है द फ्लो। फ्लो में वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, कॉन्शियस ब्रेन, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी बताइए कितनी होती होगी? 1.1 करोड़ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रति सेकंड आ रही है, हमारे चित्त की तरफ बढ़ रही है प्रतिबिंब डालने के लिए। क्या लगता है हमारे चित्त की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी होती होगी? गैस लिखिए चैट बॉक्स, क्या लगता है आपको? 11 मिलियन जानकारी आ रही है बिट्स पर सेकंड। क्या लगता है आपको हमारा चित्त कितना पर सेकंड प्रोसेस करता होगा, कर सकता होगा? गैस 1% भी बहुत ज्यादा है। 120 बिट प्रति सेकंड। अब कल्पना कीजिए गुड़गांव में शाम के 5:30 बजे के ट्रैफिक, इस कदर गाड़ियां तेजी से चल रही हैं और टोल पे 120 गाड़ी प्रति सेकंड निकल सकती है। और किस कदर दिल्ली, यूपी और गुड़गांव से चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। 11 बिलियन कारें प्रति सेकंड उस टोल की तरफ बढ़ रही हैं और टोल की कैपेसिटी कितनी है? 120 बिट पर सेकंड। क्या होगा बताइए आप? इसी को कहते हैं जाम लगना, महाजाम। ये यहां है ना, हम सबके महाजाम लग चुका है, इसीलिए हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। जाम में बैठे हुए लोग कितने इरिटेटेड होते हैं। हमें वो जाम तो दिखता है गुड़गांव का, पर ये जाम यहां लगा हुआ है हर समय। इस कदर जाम है, इस कदर जानकारियां आ रही हैं। इस कारण भगवान ने ये ऐसा ब्रेन बनाया है जो लगभग सारी जानकारी बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देता है, ऑटोमेटिकली डिलीट होती है। अभी भी ये ब्रेन डिलीट कर रहा है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में जरा देखिए अभी आपके पैर कैसा महसूस कर रहा है। पैर के तलवे पे टेम्परेचर आपको क्या महसूस हो रहा है, जरा देखिए, महसूस कीजिए। ठीक, वार्म है, कोल्ड है या पसीना आ रहा है? वार्म, कोल्ड या थोड़ा सा स्वेट कर रहा है? जरा बताइए थंब से। दिस इज स्वेटिंग, वार्म, कोल्ड। ओके। ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच रही थी, ये उस गाड़ी में से थी, पर आपके ब्रेन ने डिलीट कर रखी थी। अभी अभी हमने ध्यान दिया तो इसको पास मिल गया, वीआईपी पास, तो तुरंत ब्रेन ने प्रोसेस कर दिया ऐसे। फाइन, इस कार को उठा के प्रोसेसिंग में डाल दिया गया। तो हर समय जानकारी आ रही है। इसी 120 बिट प्रति सेकंड इंफॉर्मेशन को हम परसीव करते हैं और उस वस्तु का हमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या हो रहा है? महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? ये 120 बिट का हमें ज्ञान होता है हर सेकंड, जो हमारे चित्त पे प्रतिबिंब आ रहा है। क्लियर? तो चलिए अब जरा कल्पनाओं को हमारे साथ दीजिए। कल्पना कीजिए गुड़गांव शहर में 5 लेन से ट्रैफिक आ रहा। ये पांचों लेन का नाम क्या है? नाक, कान, त्वचा, मुंह और नाक, कान, नाक, मुंह, त्वचा और आंखें। ये 5 लेन से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा एक फ्लाईओवर भी वही मिल रहा है आके। इस फ्लाईओवर का नाम है फ्यूचर की वरीज। आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं, परिवार कैसे चलेगा, जीवन में क्या होगा, ये भी एक फ्लाईओवर वही मिल रहा है आके। और एक अंडर टनल भी वहीं आ रही है, ऊपर आ रही है रोड पे, उसका नाम है मेमोरीज ऑफ द पास्ट। वहां से भी गाड़ियां आ रही हैं तेजी से। 5 लेन से गाड़ियां चल भी रही हैं, ऊपर से फ्लाईओवर की भी गाड़ियां वहां आ रही हैं।
ये सब मिलके हो रही है 11 मिलियन। जो लोग बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं उनकी टनल 4 लेन की है, 4 लेन की टनल से उनकी पास्ट की मेमोरीज आती रहती है। जो लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर में सोचते हैं उन्होंने फ्यूचर का भी 5 लेन का फ्लाईओवर बना रखा है। 5 सेंसेस तो दे ही रहे हैं और फिर इनको समझ में नहीं आता इनका सर क्यों दुखता रहता है। ठीक, इनका सर इसलिए दुखता रहता है, ये इतनी सारी जानकारियां, और कैपेसिटी है 120 बिट। अब इस टोल प्लाजा के जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपका टोल प्लाजा है माइंड का, इनके एम्प्लॉइज का नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो वहां रसीद काट रहे हैं आपकी और कार को आगे जाने दे रहे हैं 120 बिट प्रति सेकंड से। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनकी डेफिनेशन विज्ञान क्या देता है? दे आर लिविंग सेल्स विथ मेटाबॉलिज्म, मतलब जीते जाते इंसान मान लो आप उन्हें, जो न्यूरॉन्स हैं यहां। They are living cells with metabolism. They need oxygen and glucose to survive. अब ना वो लंच में जा पा रहा है बंदा क्योंकि गाड़ियां पै पै हॉर्न मार रही हैं, दे आर हॉन्किंग, ना उसे सांस मिल रही है ना उसे ग्लूकोज मिल रहा है। When they work very hard due to heavy traffic, we experience fatigue. थकान क्या होती है? ये होती है थकान, इतना ट्रैफिक, थकान। इसलिए ऋषि मुनि कभी नहीं थकते थे, ट्रैफिक ही नहीं है। उनके टोल पे 120 बिट 120 कारें जा सकती हैं और कारें ही 10 है उनके पास, कोई चिंता नहीं है। तो ऐसी जाती है फुल स्विंग पे, जैसे इजी पास लगा रखा हो, 100 की रफ्तार पे गाड़ियां पास होती हैं उनकी। हमारे यहाँ एक 1.1 करोड़ कारें हैं, इसलिए जाम लगा हुआ है, इसलिए हम थक जाते हैं। एवरी स्टेटस अपडेट जो आपके एफबी पे आता है, समझिए गाड़ियां दौड़ना शुरू हो गई है। हर ट्वीट जो आप चेक करते हैं, हर टेक्स्ट मैसेज जो आप चेक करते हैं, अभी ये सेशन अटेंड करते समय भी अगर दरवाजे पे कोई आया आपने देखा तो समझे 20 गाड़ियां दौड़ती हुई वो भी खड़ी हो गई वहां, क्योंकि आपका अटेंशन तो गया। ब्रेन को तो प्रोसेस करना पड़ेगा। हर चीज जहां आपका अटेंशन जा रहा है प्रति सेकंड वो न्यूरॉन्स को एंगेज कर रहा है। जैसे ही आपका मोबाइल में आया टिंग एक नोटिफिकेशन, आपके थॉट में आया ये क्या आया होगा, बस ये 5 कारें एक साथ और आ गई। आर यू गेटिंग इट? और ये जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है ये कॉम्पीट करती हैं हमारे ब्रेन में, ये हॉन्ग करती हैं, हमें पहले लो, हमें पहले लो। हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये वास्तविकता है। किसी न्यूरो सर्जन से पूछो यही बताएगा। दे फाइट फॉर रिसोर्सेस, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आया तो कुछ करना पड़ेगा। तब तक ब्रेन सोचता रहेगा क्या आया होगा, कहीं बॉस ने नोटिफिकेशन तो नहीं भेजा होगा, एक टेंडर डाला था रो खुलने वाला था वो नोटिफिकेशन तो नहीं है, अब सर क्लास पढ़ा रहे हैं देख लूं क्या, एक नजर देखने में जाता क्या है, फिर देख के देखा, अरे यार ये तो पीवीआर से नोटिफिकेशन है कि एक नई मूवी लॉन्च हुई है, अरे यार क्या। अब इतने में तो आपकी गाड़ियां अपने 50-100 गाड़ियां फिर खड़ी कर दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस सब से क्या होता है, हर थॉट रिसोर्सेज मांगता है, अटेंशन मांगता है, और ब्रेन को सबको अटेंशन देनी पड़ती है। और इसके कारण कई बार महत्वपूर्ण चीजों पे अटेंशन देना हम भूल जाते हैं। पासपोर्ट कहां रखा था यार, ट्रैवल है और पासपोर्ट भूल कर रखिए, क्यों? क्योंकि अटेंशन तो ये फालतू की चीजें ले गई आपका। 120 बिटी है और आपने फालतू की गाड़ियों को ट्रांस कर दिया, और जो एम्बुलेंस थी जिसको जाना चाहिए था वो अटकी हुई है पीछे, मरीज मर जाएगा, पासपोर्ट घूम गया। ऐसा व्यक्ति बहुत चीजों को भूलता है, ये यहां भूल गया, वहां भूल गया, वहां भूल गया, महत्वपूर्ण चीजें भूल गए। रिश्तों पे समय नहीं दे पा रहे क्योंकि पता नहीं किन किन चीजों में दिमाग लगा है। क्योंकि जब आप और किसी भी, जैसे जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी की भी बात को समझने का प्रयास करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने बताया, जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं, इस समय आपको पता है आपका कितना बिट जा रहा है इस बात को समझने में, जो आप हमारी बात सुन रहे हैं। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देख रहे हैं, दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं, सब्जी नहीं काट रहे हैं साथ में, और आप केवल हमारी बात सुन रहे हैं, ठीक है, खुजा भी नहीं रहे हैं कहीं मच्छर काट रहा है, तो अगर आप केवल हमारी बात सुन रहे हैं तो 60 बिट प्रति सेकंड आपका खर्च हो रहा है, इफ यू आर लिसनिंग टू मी। सो एक व्यक्ति की बात को अगर आप गौर से सुनते हैं तो आप कितना आपको जगह देनी पड़ती है, 60 बिट। अब बची कितनी है आपके पास, 60 बिट और बची है बस, ठीक। इसको कहते हैं फोकस। आप बहुत अच्छे से एक व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, पर अगर 2 व्यक्ति हो गए तो क्या होगा? अगर आप एक साथ 2 लोगों की बात सुन रहे हैं, आप कहीं किसी को काउंसलिंग करने पहुंचे और हस्बैंड वाइफ अपनी अपनी बात रख रहे हैं और आप सुन रहे हैं उन दोनों की बातें, इस समय आप 120 बिट प्रति सेकंड पे काम कर रहे हैं।
मतलब आपका मोबाइल की अगर 256 GB वो है कैपेसिटी, वो पूरी फुल है। आपको पता है जब मोबाइल पूरा फुल होता है तो गर्म होने लगता है। तो ये गर्म होने लगेगा आपका थोड़े समय में, अगर आप दो लोगों की बात पूरे अटेंशन से सुन रहे हैं। इस दौरान एक नोटिफिकेशन आ गया तो आपने अटेंशन छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, बैंडविड्थ नहीं है उससे ज्यादा। तो जो बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर संचालन के लिए भी तो कुछ बिट लगेंगे, तो कुछ तो 5-6 बिट तो मोबाइल भी कहता है थोड़ी स्पेस तो रखनी ही पड़ती है। पर दो लोगों से एक साथ जब आप बात करते हैं तो आप 120 बिट पे कार्य कर रहे होते हैं। फाइन। और आप सोचिए, इसी दौरान कोई विचार आपके दिमाग में अटक जाए, इस ट्रैफिक जाम के दौरान जरा सोचिए, आप कोई विचार पे आप परेशान है ऑलरेडी, तो हो ये रहा है आप किसी से शेयर तो कर नहीं रहे हैं, और कोई पूछ रहा है कोई बात है, नहीं नहीं सब ठीक है, कोई बात है, नहीं नहीं सब ठीक है, और दिमाग में लगातार वो बात चल रही है। तो 60 बिट बिट तो आपने वहां अटका रखा है ऑलरेडी 24 घंटे। अब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके पास अटेंशन स्पैन कम बचा है। इसीलिए जब आपके दिमाग में कोई चीज चलती रहती है आप वर्तमान पे ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे समझ के रखिए, आपका जो टोल प्लाजा है, अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो मन की बात दूसरों से शेयर नहीं करते, मन में ही रखते हैं, तो उन्होंने पता है क्या कर रखा है, टोल प्लाजा की एक लाइन और बंद कर रखी, ब्लॉक कर दी है। मतलब 5 लेन परमिटेड थी टोल प्लाजा में, उसमें से 2 लेन तो आपने बंद करके छुट्टी पे बंद कर दिया। बाकी लेन पे कितना तनाव होगा आप सोचिए, क्योंकि वो 2 लेन क्या कर रही है, उस विचार पे ही अटेंशन दे रही है। ऐसे आप फिर आपको तनाव बढ़ेगा, ट्रैफिक बुरी तरह से बढ़ेगा। 2021 की एक रिसर्च हम पढ़ रहे हैं, 2011 की रिसर्च थी कि 1986 की तुलना में 2011 तक ये जो ट्रैफिक है 5 गुना बढ़ा है अमेरिका में। लगातार ये बढ़ता जा रहा है, जितने नोटिफिकेशंस उतना ट्रैफिक। और अगर हम ये कर लें कि ये नोटिफिकेशन मोबाइल पे आ जाए, तो हमारा अब बात करते समय तो फिर फोकस लूज हो जाएगा, हम 105% कैपेसिटी में बात कर रहे होंगे। फाइन। इसीलिए, और आप सोचिए अगर आप 3 लोगों से बात कर रहे हैं तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आप 3 लोगों को एक साथ समझ सकें, यह असंभव है, क्योंकि आप इतना बैंडविड्थ है ही नहीं आपके पास। दुनिया में 8 अरब लोग हैं दोस्तों, सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, मीडिया भी चिल्ला रहा है, इस कदर जानकारियां आ रही हैं। हमें 6 साल हो गए, हमने टीवी देखना बंद कर दिया। माई माइंड कैन नॉट प्रोसेस सो मच इंफॉर्मेशन, आई नीड लिमिटेड इंफॉर्मेशन। इससे क्या हो रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लो क्वालिटी ऑफ कनेक्ट हो रहा है अब लोगों से, क्योंकि हमारा बैंडविड्थ बटा हुआ है, स्पैन ऑफ अटेंशन कम हो गया है, क्वालिटी ऑफ फोकस कम हो गया है। इसीलिए याददाश्त कमजोर होती है, कंसेप्ट फॉर्मेशन कमजोर हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है लोगों में आपस में, क्योंकि मैं आपकी बात पूरे गौर से सुन ही नहीं रहा हूं। डिवाइडेड अटेंशन, पुअर मेमोरी हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, फटीक है, इरिटेशन है। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर ओवर प्रोसेसिंग से गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है, वैसे ही हमारी जनरेशन और हमारा समय, आने वाले समय में हमारे बच्चे इस तरह की दुनिया में पहुंचने वाले हैं। हमारे इसी लिमिटेड प्रोसेसिंग क्षमता के कारण नेचर ने हमें अटेंशनल फिल्टर्स दिए हैं, जो यहां हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो बाय डिफॉल्ट सब चीजों को डिलीट करते रहते हैं, चुपचाप चुपचाप डिलीट करते रहते हैं। लगभग 90-95% इंफॉर्मेशन वो चुपचाप डिलीट कर देते हैं। जैसे हमने बताया, आपके पैर का टेम्परेचर आपको नहीं पता, इसको क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस अटेंशनल फिल्टर्स। आई रिपीट, क्या कहा जाता है इन्हें, अनकॉन्शियस अटेंशनल फिल्टर्स, जो फालतू की जानकारी हटा देते हैं। ये अटेंशनल फिल्टर्स, ये नेचर का बेस्ट गिफ्ट है हमें। इसी के कारण हम वो 120 का ट्रैफिक आज तक मेंटेन कर पाए हैं, पशु से इंसान बन पाए हैं, इसी फोकस के कारण हम फोकस कर पाए। जानवरों को देखिए, उनके पास इतने सारी चीजें नहीं होती, इसलिए जानवरों का फोकस तगड़ा होता है। जब हम जानवर थे हमारा फोकस बहुत ज्यादा था, क्योंकि जानवरों का बस 2 ही फोकस होता था, प्रेडेटर, कोई शिकारी मेरा शिकार ना कर दे, और प्रे, मुझे खाना खाना है। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, तो मेरा शिकार ना हो जाए और मैं अपना खाना ढूंढ लूं। गिलहरी का पूरा फोकस रहता है नट पे, जो उसे खाना है, और प्रेडेटर कोई ना आ जाए, इसीलिए अपने आप को बचा पाते हैं जंगल में। अगर इतना डिवाइडेड अटेंशन के साथ गिलहरी जंगल में आ जाए तो रोज मारी जाए वो,
क्योंकि अटेंशन डिवाइडेड है। हमारे साथ वही हो रहा है। वी आर लिविंग इन अ डिवाइडेड अटेंशन वर्ल्ड। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्तों की सूंघने की क्षमता 1 मिलियन गुना तेज होती है इंसानों से। कुत्तों को नेचर ने उनको भी ये दे रखा है, अटेंशन का जो फिल्टर होता है। इसीलिए आप देखिए, जब कुत्ता कुछ सूंघ रहा होता है पूरी तेजी से, आप उसे आवाज दीजिए, वो नहीं सुन पाए, उतने गौर से नहीं सुन पाता। कारण उसका पूरा 120 बिट उसने लगा दिया है, वो जो सूंघ रहा है। ज्यादा स्पैन नहीं है उसके पास, पर हमें एक मल्टीटास्किंग दुनिया का परिचय दिया गया, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कमजोर होने लगी। अच्छा, ये अटेंशन, ये जो अनकॉन्शियस अटेंशन फिल्टर है, इसको कैसे पता पड़ता है कि क्या डिलीट करना और क्या रखना है? क्या लगता है आप? अगर वो डिलीट कर रहा है तो वो कैसे डिसाइड करता है? हमने आपको बताया, ये चुपचाप खुद ही डिलीट करता रहता है। सोचिए, उसे कैसे पता लगेगा क्या डिलीट करना है आपके दिमाग से और क्या रखना है? क्या डिलीट करना है और क्या रखना है? इसका वैज्ञानिकों ने उत्तर दिया कि हमारे चित्त को यह कैसे पता लगता है। द मेथड इज बाय असाइनिंग देम अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग। हम जो कह रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनिए। जिस भी चीज को लेके आपके अंदर फीलिंग्स गहरी होंगी, वो चीज आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव से ब्रेन को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी से बहुत नाराज हैं, पर फीलिंग तो तगड़ी है नाराजगी की, तो ब्रेन उस व्यक्ति को कभी डिलीट नहीं होने देगा आपके दिमाग से। आप लोग, जिनको कई लोग चाहते हैं, हम किसी को भूलना चाहते हैं, आप भूल नहीं सकते उस व्यक्ति को जिससे आप नाराज हैं। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति से संबंधित अच्छी या बुरी फीलिंग आपके मन में रहेगी, आपका ब्रेन उसको डिलीट नहीं होने देगा। क्योंकि ब्रेन को यह लगता है, जिस भी चीज के लिए आप फीलिंग जोड़ते हैं जिसमें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द मोर दे मैटर, द मोर स्ट्रॉन्ग द फीलिंग। जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आप किसी से बहुत नाराज हैं, इसका मतलब ब्रेन डिकोड करेगा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको तो कभी मत भूलो। भूलने ही नहीं देगा वो आपको। आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, उसे भी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इफ यू फील स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट समथिंग, ब्रेन रजिस्टर्ड एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसीलिए हमने आपको कहा कि ये हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें कितनी भावनाएं किसी चीज से अलॉट करनी है। ज्यादा भावनाएं देंगे, अपने आप ब्रेन वही चीजों को बार बार लाएगा, बार बार लाएगा। कई लोग नेगेटिव सोचते हैं, बार बार वो सामने आता है, ब्रेन को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनकॉन्शियस फिल्टर्स के कारण ही, अनकॉन्शियस अटेंशन फिल्टर्स के कारण ही, इसी फोकस के कारण आज तक हम सरवाइव कर पाए, हम इंसान बच पाए। नहीं तो इतना डिवाइडेड अटेंशन जंगल में होता तो हम मारे जाते सब, हमारी स्पीशीज नहीं बचती। और इसी कारण हमारा रेट ऑफ, हमारी जो पॉपुलेशन है, ये दुनिया के किसी भी अदर स्तनधारी से सबसे तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ी है दुनिया। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस इतना तगड़ा था। आज से 10,000 साल पहले, 10,000 साल पुरानी बात अगर हम करें, तो इंसान और उसके जानवर, पालतू जानवर, टेरेस्टेरियल जो बायोमास था, जिनको वर्टिबा होती है, वर्टिब्रेट बायोमास, तो टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट बायोमास का 0.1% थे हम लोग। आज से 10,000 साल पहले इंसान और हमारे जानवर सब मिला के, जो धरती के जो वर्टिब्रेट बायोमास है, जिनकी वर्टिबा होती है, 0.1% थी। आज कितनी होगी बताइए? धरती पे जितना भी वर्टिबा वाला बायोमास है, वर्टिबा वाले जीव हैं, उनकी संख्या अब कितनी हो गई होगी इंसान और उसके पालतुओं की? 98% ऑफ द वर्ल्ड। 0.1 से हम 98% हो गए। क्यों? क्योंकि हम में फोकस था, हम बच पाए। पर इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के युग में हम इन क्षमताओं टू फोकस, इसको खोते जा रहे हैं। ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्षमताओं पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भार है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ।
अब तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गए हैं, ऐसे एल्गोरिदम बन गए हैं जो हमारे अटेंशन खींचने के लिए क्राफ्टेड हैं। वो वैसा मोशन करेंगे, वो वैसा साउंड बनाएंगे। आप देखिए टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पे इस कदर सब चीजें वाइब्रेंट हैं कि आपका अटेंशन खींचता है। मोशन, साउंड, इमेजेस। आप फेसबुक पे एक चीज पे क्लिक कीजिए, वो एल्गोरिथम वही आपको बार बार दिखाएगा। वे हमें स्टडी कर रहे हैं और वही बात बार बार रखते जा रहे हैं ताकि हमारा अटेंशन खींचा जा सके, और वो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की तरफ अटेंटिव नहीं होने दे रहे हैं। ये विनाश के कारण बन सकते हैं मानवता के। और ये डिवाइडेड अटेंशन हमें थका रहा है, हमारे बच्चों को कमजोर कर रहा है। मोबाइल और टीवी के पहले अधिकतर वस्तु या टारगेट, वो वस्तु प्रयास नहीं करती थी हमारा अटेंशन पाने का। देखिए जब मोबाइल और टीवी नहीं था, याद कीजिए वो जमाना, हम में से तो बहुत कम लोग उस समय रहे होंगे। तब वस्तु जैसे ग्लास रखा है तो ग्लास आपको नहीं बुलाएगी आओ मेरे पास, पर अब चीजें, वस्तुएं आपको खींचती हैं। आप देखिए ना, क्या आपको फेसबुक नहीं खींचता? क्या वो रील्स आपको नहीं खींचती इंस्टा की? एक रील आएगी फिर। दे आर डिजाइंड किलर्स ऑफ आवर अटेंशन। वो किल करते हैं हमारे अटेंशन को। अब वस्तु खुद जागृत हो गई है और इंसान प्रसुप्त की तरफ बढ़ रहा है। अब वस्तु सक्रिय है कि वो अपना प्रतिबिंब हमारे चित्त पे बनाए, क्योंकि जिसका प्रतिबिंब चित्त पे नहीं होगा हम उसे रजिस्टर नहीं करेंगे। हर व्यक्ति हमें चाहता है कि हम उसे रजिस्टर करें, नहीं चाहता। मीडिया चाहती है, न्यूज़पेपर चाहते हैं, व्हाट्सएप चाहता है, इंस्टा चाहता है, यूट्यूब चाहता है। हर क्षण सब लोग हमारे चित्त के शिकार पर आतुर हैं। और हमारे पास 120 बिट है। अब या तो आप बच्चों को दे दीजिए, परिवार को दे दीजिए, अपनी शौक, क्रिएटिविटी, नेचर, एनिमल्स को दे दीजिए। हम रात के तारे कब देखेंगे? अभी तो मीडिया हमें दिन के तारे दिखा रहा है। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग। और यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। बट देन जो सीईओ लोग होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अच्छे से जानते हैं एक व्यक्ति सीईओ कब बनता है। वो तब सीईओ बनता है जब वो इस ट्रैप का शिकार नहीं होता। ही इज सो क्लियर अबाउट इट कि मैं किस विषय पे बात करूंगा और किस विषय पे बात नहीं करूंगा। सीईओ का जीवन कैसा होता है? सीईओ का जीवन, सीईओ वही व्यक्ति बन पाता है जो बड़ा प्रिसाइज होता है अपनी प्रायोरिटी पे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें बनना है अपने जीवन का। और उसका तरीका क्या है? अगर हमें हमारे जीवन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है, व्हाट इज द मेथड टू इट? इसका तरीका क्या है? हमें हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। हमारे लिए प्राथमिकता क्या है? क्या चीजों को हम ज्यादा अटेंशन देंगे, क्या चीजों को हम कम अटेंशन देंगे? इस बारे में अगर हम कंफ्यूज्ड हैं तो हम हमारी लाइफ का चार्ज कभी अपने हाथ में नहीं रह सकते। स्टीवन कॉवी नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। हम बिल्कुल सहमत होते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में समय को 4 टुकड़ों में बांट लीजिए। देखिए पहला ब्लॉक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरा ब्लॉक कौन सी चीजें जो अर्जेंट तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। तीसरा ब्लॉक स्टीवन कवी कहते हैं कौन सी चीजें जो अर्जेंट हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं। और चौथा ब्लॉक वो कौन सी चीजें जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, जैसे नोटिफिकेशन उठा के देखना। आप पूरे जीवन में सारी गतिविधियों को इन 4 टुकड़ों में बांट दीजिए। अब जल्दी से बताइए, एक सीईओ सबसे ज्यादा समय कहां देता है? बताइए। इन चारों क्वाड्रेंट में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर एक सीईओ है, 4 आंकड़े लिखिए। अगर उसके पास 100 यूनिट ऑफ टाइम है तो उसका किस किस में कितना टाइम जाता होगा? जैसे आपको जो भी लिखना है, 25, 50 या 25, 25, 25, 25, ऐसे 4 आंकड़े लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे 1 2 3 4 आपने लिखा है। जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने समय को किस प्रकार बांटते होंगे? जल्दी से बताइए। नहीं, आप वो मत लिखिए, बस 4 आंकड़े लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे 1 2 3 4 है। आंकड़े, हाँ ऐसे 80 10, 80 10 10 0, ठीक है। लिखिए 4 आंकड़े लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे 1 2 3 4 में। 10 85 5 0, जल्दी लिखिए लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए फटाफट। Whosoever wants to write। क्या लगता है आपको? लेट्स थिंक लाइक अ सीईओ। चलिए लेट मी टेल यू, द राइट आंसर इज 10
90 0 0। मेक सेंस? अगर आप एक सीईओ हैं तो आप केवल 10% समय अपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क को देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट तभी बनती है, क्राइसिस पे वो तभी आती है जब आपकी योजना कमजोर थी। और जिसकी योजना कमजोर होती है वो सीईओ कभी नहीं बन सकता। फाइन। अगर आपकी लाइफ ऐसी चल रही है जो क्राइसिस हैंडलिंग की लाइफ है, रोज काम आ रहे हैं और आप रोज के रोज निपटा रहे हैं, आप पूरी तरह से फायर फाइटिंग में लगे, इट मीन्स यू आर वेरी पुअर प्लान। सीईओ केवल 10% काम का समय उसका जाता है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में। 90% समय उसका जाता है कौन से क्वाड्रेंट में? जो चीज आज अर्जेंट नहीं है पर महत्वपूर्ण है, जैसे शरीर पर ध्यान देना, इसलिए सीईओ ओवरवेट नहीं होते। जैसे आगे की प्लानिंग करना, जैसे परिवार पे ध्यान देना, जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर कोई काम सीईओ कर रहा है इसका मतलब जान लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और हर वो काम जो इंपॉर्टेंट नहीं है सीईओ बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 0 0। मेक सेंस? तो क्या करता है, उसकी अप्रोच ये होती है। आइजनहावर मैट्रिक्स विद्वान एक आइजनहावर हुए, उन्होंने कहा कि ये कीजिए, जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है उसको डू इट नाउ, जो नॉट अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट है उस पर डिसाइड कीजिए। 90% समय इस पे लगाइए, 90% समय इसमें, 10% इसमें। ये डेलीगेट कर दीजिए, दे दीजिए किसी को, इसको डिलीट कीजिए। व्हाई टू वेस्ट टाइम? क्या इसीलिए पैदा हुए हम? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जीवन पाया है। क्या नॉन इंपॉर्टेंट काम करने के लिए पाया है? बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जीवन हमने पाया है। सो दिस इज हाउ आवर वर्क शुड बी डिवाइडेड, 10 90 0 0। अपने आप जब आप क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा समय बिताएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट 2? जब आपकी योजना बड़ी होगी आप देखेंगे क्वाड्रेंट 1 अपने आप छोटा हो जाएगा। कोई फायर फाइटिंग नहीं होगी। आप पहले से प्री, आप इतनी दूर तक की आपकी प्लानिंग थी कि कुछ अर्जेंट है ही नहीं आपके लिए। डू आई मेक सेंस? सो लिव लाइक अ सीईओ, सीईओ की तरह अपना जीवन जिए। और इन चीजों को खुद को दखल मत देने दीजिए जो चीजें वर्थ इट नहीं है। हर चीज में घर पे टोकना बंद कीजिए। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप टोके उस विषय पे? कौन सी चादर बिछेगी, कैसे सब्जी छुकेगी, क्या ये इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि सारा काम छोड़ के आप इन सब में लग जाएं? सच में क्या इसीलिए हमारा जन्म हुआ है कि सब्जी कैसे छुकेगी इस पे हम 1 घंटा चर्चा करें? आप खुद सोचिए क्या आप चाहते हैं। लेट्स बी द सीईओ ऑफ लाइफ। लेट्स डू, डिसाइड, डेलीगेट एंड डिलीट। कौन से लोग हैं जिनको जो काम डेलीगेट कर दिया जाए? और यही एक संत करता है, क्योंकि संत सबसे बड़ा सीईओ होता है। संत स्वामी होता है। स्वामी कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हिमसेल्फ। वो डिसाइड करता है कौन से थॉट को डिलीट करना है और यू डिलीट करता है। ऐसे कौन से थॉट को डेलीगेट करना है, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे, 1 साल बाद इस पर चर्चा करें। नॉट वर्थ इट राइट नाउ, डेलीगेट। या वो थॉट संत नहीं सोचेगा। संत क्या करेगा? वो अपने शिष्यों को बोलेगा ऐसा करो, इन विषयों पे तुम सोचो और मुझे बताओ क्या समझ में आया तुम्हें। वो डेलीगेट कर देगा, ठीक। पर संत पूरे समय उन विषयों पे डिसाइड करने में समय लगाएगा जो विषय बड़े महत्वपूर्ण है। ये हमारा परिचय है, यही लीडरशिप है और यही योग सूत्र सिखाता है। वो जो 11 मिलियन आ रहे हैं ना कारें, उनको कम कर देता है, 1000 कार बना देता है। कौन? प्रत्याहार। पढ़ चुके हैं हम। प्रत्याहार कम कर देता है। फिर हम क्या करते हैं? धारणा, वो 1000 से भी कम कर देता है। वो 1000 से धारणा ले आता है 50 पे। फिर आता है ध्यान, वो 50 पे 1 पे लाता है। अब आप सोचिए आपकी कैपेसिटी है 120 और एक कार दन्नाते हुए जा रही है। इसी को कहते हैं फोकस। यही स्वामी विवेकानंद के पास था। अगर वो एक किताब पढ़ेंगे तो किताब फिर वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगर वो किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो इस कदर उनका फोकस रहेगा कि व्यक्ति के अंतरात्मा में उतर जाएंगे। इससे वो खुद शांत रहते हैं और उनसे मिलकर हर व्यक्ति शांत महसूस करता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस कदर, 1 थॉट एट ए टाइम। और समाधि मीन 0 थॉट। वो टोल खाली है, कोई गाड़ी आ नहीं जा रही है, न्यूरॉन्स बैठ के पत्ते खेल रहे हैं,
दे आर सो पीसफुल, कोई काम नहीं है करने के लिए उनके पास। अब आप इन न्यूरॉन्स को जहां लगाएंगे वो आग लगा देंगे। दिस इज व्हाट इज अ सीईओ। तो लिव लाइक अ सेंट। कैसे? नो योर मिशन ऑफ लाइफ। जानिए आप क्यों पैदा हुए हैं। कोई भी कार्य करने से पहले खुद से पूछिए, डज इट डिजर्व माई अटेंशन। कितने लोग घर पे फालतू की बातों पे टोकते रहते हैं। आस्क योर सेल्फ, डज इट डिजर्व योर अटेंशन। जैसे भीड़ में मां की नजर केवल अपने बच्चे पे रहती है, 10 लोगों की भीड़ में भी, इसी तरह सबको छोड़ के पूरा फोकस अपने मिशन ऑफ लाइफ पे कीजिए। बाकी सब उपद्रव चलते रहेंगे। फोकस ऑन द ग्रीन लिस्ट। जीवन में क्या अच्छा हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हर समय चलती रहेगी। जीवन में कुछ ना कुछ उपद्रव हमेशा चलते रहेंगे। फोकस उन चीजों पे कीजिए विच डिजर्व्स योर फोकस। कितनी बार जन्म लेंगे ना हम, क्या यही करते रहेंगे? हर जन्म में फालतू की चीजों में फोकस करके जीवन को खत्म कर देंगे और मरते समय फिर से यही सोचेंगे, यार फिर से वही, क्या मतलब निकला? 5 इंडस्ट्री खोल ली, 10 खोल ली, उससे क्या होगा? कौन याद रखना है आपको? आप खुद भी भूल जाएंगे उस सारी बातों को। इसलिए डिसाइड कीजिए हाउ मच इज टू मच, और उसके बाद सही चीज पे फोकस कीजिए। अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। कुछ नहीं होता मल्टीटास्किंग जैसा। टेक वन थिंग एट अ टाइम, उस पर फोकस कीजिए, फिर दूसरी लीजिए। ज्ञानी के चित्त पे संसार रजिस्टर ही नहीं होता, और अज्ञानी के चित्त पे ज्ञान रजिस्टर नहीं होता। क्या करेंगे? ज्ञानी जब जाता है तो उसके चित्त पे बिल्कुल जैसे पानी पे ऑयल तैरता है, वो रजिस्टर ही नहीं होता ज्ञानी के चित्त पे। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। कोई आसमान नहीं गिरने वाला आपके ऊपर। हर 3 घंटे बाद मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी आपकी, पर वो 3 घंटे आपके मिल जाएंगे। करके देखिए, इट इज पॉसिबल। बिना नोटिफिकेशन के जीवन संभव है। अपनी दादी से पूछिए कि कैसे जीती थी बिना नोटिफिकेशन से। आप अगर ऑफिस में हो और हर बार लोग आपको आके बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक विंडो बनाइए अपने ऑफिस में कि 12 से 2 के बीच में एनीबडी कैन वॉक इन। और 12 से 2 के अतिरिक्त अगर तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ वो चीज इतनी अर्जेंट क्यों थी कि तुम 12 बजे तक वेट नहीं कर पाए। आप उपलब्ध रहेंगे तो हर व्यक्ति विल वॉक इन टू यू। उपलब्धता अपनी सीमित कीजिए ताकि अपने समय को सही जगह लगा सके। लीस्ट विजिटेड मैनेजर इज द बेस्ट मैनेजर। आपके ऑफिस में एक भी व्यक्ति नहीं आता और सारा काम जबरदस्त चल रहा है, आप बेहतरीन मैनेजर हैं। आपके ऑफिस में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलम पेल लगी और चीजें हो रही हैं, इसका मतलब आप मैनेजर नहीं हैं। यू आर नॉट अ मैनेजर। यू आर नॉट एट ऑल अ लीडर। क्लियर प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अपने टाइम को आपको कहां इन्वेस्ट करना है। क्योंकि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, चित्त पे जो प्रतिबिंब पड़ता है वही रजिस्टर होता है। आप डिसाइड कीजिए कि आपके चित्त पे क्या रजिस्टर होगा, जगत या जगदीश्वर। और इट इज अ चॉइस। चलिए, आज के लिए इतना ही।